नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, उसके बाद अपने सेशन को शुरू करते हैं, अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को, नमस्ते। सब लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, एकदम बेहतरीन है। तो दोस्तों आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में फ्राइडे में हमारी जो क्लास हुई थी उसमें लास्ट में एक इशू हुआ था कि एप्लीकेशन में एक इशू हुआ और क्लास जो थी वो बफ करने लगी और कुछ भी लास्ट में फिर दिखाई नहीं दिया था। तो वहीं से कॉन्सेप्ट्स को करते हैं, वहीं से चीज़ों को करना शुरू करते हैं। हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ रहे थे और आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्हीं को हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा यानी 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। इनके बारे में हमने बात करी थी कि इनमें केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, राइबोसोम कुछ नहीं होता। इनके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो कैमिल और लामा ऐसे दो स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक मिलेगा आपको। फिर हमने बात करी थी कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं इनकी जो डेथ होती है वो होती है स्प्लीन में। तो स्प्लीन से ही मैं आज की इस क्लास को शुरू करने वाली हूँ बेटा, ठीक है। तो स्प्लीन से हम आज की इस क्लास को शुरू करने वाले हैं क्योंकि पिछली क्लास में यहाँ से हमारे साथ इशू बन गया था, क्लास एप्लीकेशन की वजह से चल नहीं पा रही थी ठीक से, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे प्लीहा से। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। इसको हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं बेटा, क्लियर। इसको क्या कहा जाता है, नोन एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्लियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं, कब्रिस्तान। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया था लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ बेटा। जो स्प्लीन होता है ना, इसको हमारे शरीर का रुधिर बैंक भी कहा जाता है। तो इसको शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो स्प्लीन होता है इसको हम शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज, आपने कहा ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर जो रक्त होता है वो जमा होता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर हमारा शरीर इस स्प्लीन से रक्त को ले भी सकता है बेटा। आवाज सभी बच्चों तक पहुंच रही है? जल्दी बताओ। सभी प्यारे दोस्तों तक पहुंच रही है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे? हाँ जी, ब्लड बैंक इसको कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो स्प्लीन होता है ना दोस्तों, इसके बारे में आपको एक और पॉइंट लिखना है कि ये शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है। तो शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा होता है, यही है, ठीक है। सबसे बड़ा लसीका अंग है प्यारे दोस्तों। तो ये शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा होता है। तो स्प्लीन, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे इट इज द बिगेस्ट, क्लियर। इस पॉइंट को आप लोग लिखेंगे बिगेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है ये आपके शरीर का, क्लियर। मैम लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होता है, मतलब ऐसा ऑर्गन आपके शरीर का जहां पर लसीका गांठें पाई जाती हैं। लसीका गांठें बोले तो ऐसा सिस्टम या ऐसी गांठें जिनमें केवल डब्ल्यूबीसी होती है। तो आपके शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग जो होता है वो स्प्लीन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम नया फैक्ट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन बना है कि शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है, तो आपने बताया स्प्लीन होता है। दोस्तों स्प्लीन के बारे में एक और खास बात याद रखना, जो स्प्लीन होता है ना इसमें मैक्रोफेज कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्प्लीन के अंदर क्या होती है,
इसमें मैक्रोफेज कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा। मैक्रोफेज कोशिकाएं आपके लीवर में भी होती हैं, तो स्प्लीन में भी होती हैं, याद रखना। इसमें मैक्रोफेज कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो स्प्लीन होता है इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों? मैक्रोफेज कोशिकाएं पाई जाती हैं। यही वो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं जो आरबीसी को खाती हैं, जो आरबीसी को क्या करती हैं बेटा? खाने का काम करती हैं। तो तभी तो स्प्लीन के अंदर आरबीसी मरती हैं आपकी, तभी तो हम लोग स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो मैक्रोफेज कोशिकाओं का बना है और जो आरबीसी को खाता है। तो मैक्रोफेज कोशिका तो लीवर में भी है, लेकिन जो आरबीसी को खाए, यानी जहां आरबीसी मरे जाकर, तो फिर आपने बता दिया स्प्लीन। तो स्प्लीन में मैक्रोफेज कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये भी याद रखना। क्लियर? तो मैक्रोफेज सेल्स आर फाउंड हेयर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिलती हैं? मैक्रोफेज सेल्स भी देखने को मिलती हैं स्प्लीन के अंदर मेरे दोस्तों। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्प्लीन होता है ना, इसके अंदर एक और पॉइंट मैं आपको बताकर चलूंगी दोस्तों। ये स्प्लीन आयरन को भी संग्रहित करता है। आपके शरीर में जो लोहा होता है, आयरन, उसको भी स्टोर करने का काम करता है, और वही आयरन फिर हीमोग्लोबिन के निर्माण में यूज होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो स्प्लीन होता है ये क्या काम करता है मेरे दोस्तों? ये स्प्लीन आप लोग बताकर चलते हो कि स्प्लीन के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये आयरन का संग्रह करता है। मेरे बच्चा, आपको बताना है कि ये जो प्लीहा होता है ये क्या करता है, तो आप लोग बताओगे कि यह आयरन यानी लोहे का संग्रहण करता है, लोहे को संचित करता है, ऐसे लिख लीजिए। तो यह लोहे को भी संचित करने वाला ऑर्गन है आपके शरीर में। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट स्टोर्ड आयरन। तो दोस्तों ये आयरन को भी स्टोर करता है, आयरन यानी कि लोहा, जिसका सिंबल Fe होता है। तो ये क्या करता है? ये आयरन को भी स्टोर करने का काम करता है। तो इतने मैक्सिमम पॉइंट आपको प्लीहा से याद रखने। तो प्लीहा के बारे में आपको अब कोई भी पॉइंट पूछे आप उसको जरूर बता पाओगे। अब एक पॉइंट और, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हमारा प्लीहा प्रभावित होता है? ऐसी कौन सी डिजीजेज हैं जिनके अंदर हमारा जो स्प्लीन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है? तो दोस्तों याद रखना कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है। मलेरिया रोग में आपका स्प्लीन पर सूजन आ जाती है। मलेरिया व कालाजार, ये दो बीमारियां होती हैं बेटा। तो मलेरिया व कालाजार रोग में स्प्लीन पर सूजन आ जाती है, यानी प्लीहा पर क्या आ जाती है बेटा? सूजन आ जाती है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी दो ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे प्लीहा को प्रभावित करती हैं, हमारे प्लीहा पर सूजन आ जाती है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि स्प्लीन पर जब सूजन आती है तो ऐसी दो बीमारियां होती हैं, एक तो मलेरिया और एक कालाजार। ठीक है, तो बताओगे इन मलेरिया एंड कालाजार, इन मलेरिया रोग तो जानते हो, इन मलेरिया एंड कालाजार दोनों ही प्रोटोजोआ से होती हैं बीमारियां। मलेरिया भी और कालाजार भी प्रोटोजोआ करते हैं इन बीमारियों को। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, वो मलेरिया करता है। लीशमेनिया नाम का प्रोटोजोआ कालाजार, इनको पढ़ेंगे डिटेल में आगे जब हम बीमारियां पढ़ रहे होंगे। तो आपको बताना है कि मलेरिया और कालाजार रोग में क्या होता है? स्प्लीन पर सूजन आ जाती है। इन मलेरिया एंड कालाजार स्प्लीन गेट स्वेल्ड। ठीक है, तो स्प्लीन पर क्या हो जाती है बेटा? सूजन आ जाती है, स्प्लीन गेट स्वेल। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है ना? प्लीहा कहाँ पाया जाता है? शायद एक बच्चे का ये डाउट है बेटा। प्लीहा जो होता है ये आपको मैंने बताया आपके शरीर में लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में, और आपकी सबसे निचली पसलियां जो होती हैं उनके बीच में ढका हुआ होता है ये जो स्प्लीन है। तो मैंने आपको ये बात पिछली क्लास में भी बताई थी बेटा। जैसे कि देखो ये आप लोगों का स्प्लीन ही है, तो आपकी पसलियों के नीचे की तरफ ये आपको दिखाई देगा जो स्प्लीन होगा। अब आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग आरबीसी के कार्यों की। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसी। यहाँ से हम लोग चीजें कर रहे थे
और हमारी क्लास एप्लीकेशन में दिक्कत हो गई थी, तो यहीं से अब चीज़ों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आरबीसी के कार्य आपको अब पूछेगा। आरबीसी के कार्य, आपके शरीर में जो आपकी आरबीसी है वो क्या करती हैं, आपको ये पूछेगा एग्जामिनेशन। तो चलिए बात करते हैं आरबीसी के कार्य की। ये कालाजार रोग क्या होता है बेटा? कालाजार रोग एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है कि पूरा शरीर काला पड़ जाता है, इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं। और इस बीमारी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको बीमारियां पढ़ा रही होंगी। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि कालाजार रोग में हमारा स्प्लीन सूज जाता है, जिससे हमें बुखार आता है, पूरी शरीर काला पड़ जाता है, यही होता है कालाजार। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते हैं। मैम टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिलती? नहीं बेटा, टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी आपको एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर भी क्लास ले रहे हो ना, यहीं पर चेक करना। 1 घंटे बाद पीडीएफ का एक छोटा सा फोल्डर बन रहा है, वहीं पर पीडीएफ अपलोड होती है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि आरबीसी के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य मैंने बताया था कि शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाना। शरीर के ऊतकों में, ठीक है, जो शरीर के ऊतक हैं आपके, शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन को क्या करना बेटा? ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि आपके आरबीसी का क्या काम होता है? शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाना। क्लियर? एक काम तो ये हो गया। तो ये क्या करता है? ट्रांसफर ऑक्सीजन टू टिश्यू, टू बॉडी टिश्यू। शरीर के ऊतकों तक क्या पहुंचाता है बेटा? ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और मैम कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाता है? बिल्कुल। तो दूसरा काम क्या हो जाता है? ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड लाना। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड लाना। ठीक है, फेफड़ों तक CO2 को लाना। तो ये काम भी किसका होता है? आरबीसी का होता है। ठीक है, तो आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसफर CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसफर CO2 टू लंग्स फ्रॉम टिश्यू। तो आपके शरीर के जो टिश्यू हैं, टिश्यू बोले तो आपके जो ऊतक हैं या आपके शरीर के जो अंग हैं, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फेफड़ों तक लाना, और फेफड़े उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। ये काम करती हैं आपकी आरबीसी। कैसे? समझना बहुत अच्छे से। कैसे मेरे दोस्तों? देखो समझना। भाई ये तुम्हारी नाक है ना, ये तुम्हारा मुंह है, और अंदर जब आप लोग इस तरीके से देखेंगे तो ये आपके यहाँ पर सांस वाली नली है जो नाक से जुड़ी हुई है ऐसे, और यहाँ पर आप लोगों के लंग्स हैं, फेफड़े। तो यहाँ पर ये क्या है? आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं। तो जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है ऐसे ऐसे, और आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, अब फेफड़ों से ये ऑक्सीजन पहुंचेगी आपके रक्त में। देखो ये रक्त है, ये आपकी बॉडी में ब्लड बह रहा है, और ये रक्त में आरबीसी है। तो ये ऑक्सीजन किसके अंदर चली जाती है? आरबीसी के अंदर चली जाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आरबीसी में चली गई। अब आरबीसी इस ऑक्सीजन को आपके बॉडी के दूसरे अंगों में पहुंचा देगा, आपके ब्रेन में, आपके लीवर में, किडनी में, हार्ट में, फेफड़ों की दूसरी कोशिकाओं में, मतलब पूरे शरीर के अंगों में या ऊतकों में पहुंचा देगा ऑक्सीजन को। कौन? आपका रक्त। रक्त में कौन? आरबीसी। ठीक है, अब मैम जब आपके अंगों ने इस ऑक्सीजन को यूज कर लिया, इस ऑक्सीजन को यूज कैसे करा बेटा? जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज रखा हुआ था, आपकी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज रखा हुआ था, उस ग्लूकोज को जलाकर अंगों ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? यूटिलाइज। कैसे? यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। देखो भाई, ये आपके शरीर की, ऐसे समझ के चलो, ये आपकी बॉडी की क्या है दोस्तों? ये आपकी बॉडी की कोशिका है, ये आपके शरीर की कोशिका है। और मैम किसकी कोशिका है? ऐसा समझ लो, ये तुम्हारे लीवर की कोशिका है। तुम्हारा लीवर इस कोशिका से बना है, ये तुम्हारे यकृत की कोशिका है बेटा। ठीक है, अब इस यकृत की कोशिका में रखा हुआ है ग्लूकोज। मैम ग्लूकोज कहाँ से आया? जो आपने खाना खाया था उससे ग्लूकोज आया। ठीक है, C6H12O6 क्या होता है बेटा? ग्लूकोज। तो आपके यकृत की कोशिका है ये, और इसमें रखा हुआ है ग्लूकोज। अब जब आपने सांस लिया तो सांस के साथ जो रक्त बह रहा था, वो रक्त भी जा रहा है इस कोशिका तक। ठीक है, ये रक्त भी इस कोशिका तक जा रहा है भाई, ये रक्त जो है ये भी इस कोशिका तक जा रहा है। तो रक्त में जो आरबीसी थी उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन भी यहाँ पहुंच गई। देखो वैसे
आरबीसी से होती हुई ऑक्सीजन पहुंच गई आपकी कोशिका में। मैम ये कोशिका में ऑक्सीजन अब क्या करेगी जाकर? इस ग्लूकोज को जलाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर का ईंधन होता है। हमारी कोशिकाओं के पास जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी ग्लूकोज से ही आती है। हमारी कोशिकाओं के पास जो एनर्जी होती है वो किससे आती है? ग्लूकोज से आती है। और ये ग्लूकोज जब जलता है जब इसके पास ऑक्सीजन पहुंचती है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है ऑक्सीजन बेटा। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं। मैम कोशिका क्या है? आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो सब कोशिका से बने हैं। तो शरीर के अंगों को बनाने वाली इकाई होती है बेटा कोशिका। आप अपनी पूरी बॉडी को देखो तो आपका पूरा शरीर कोशिका से बना है, तो वही होती है कोशिका। तो शरीर के अंगों को बनाने वाली इकाई कोशिका है। कोशिका एक अलग टॉपिक है, उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपने इतना समझा कि जब हमारे बॉडी के अंदर खून बह रहा है और खून में ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये भी तो एक तरीके की कोशिकाएं हैं, खून को बनाती हैं। तो खून में ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं बेटा आरबीसी, ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाती हैं और आपकी शरीर की जो दूसरी कोशिकाएं हैं उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। तो आरबीसी का काम क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना, यानी ऊतकों तक या कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब जब यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंच गई तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलेगा। अब जब भी कोई फ्यूल जलता है, जब भी कोई ईंधन जलता है, तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वही से कार्बन डाइऑक्साइड फिर बनेगी। यानी आपकी बॉडी में जब ये ग्लूकोज जलेगा, आपकी कोशिकाओं में जब ये ग्लूकोज जलेगा, तो ये ग्लूकोज निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रक्त में मिल जाएगी। और रक्त में किसके अंदर मिलेगी? आरबीसी में। तो आपके रक्त में जो आरबीसी है यही कार्बन डाइऑक्साइड को भी आपके फेफड़ों तक ले जाएंगी, और आपके जो फेफड़े होंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपके नाक के रास्ते बाहर निकाल। आप जानते हो ना, जब आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? जो आपके शरीर में कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को जला रही हैं, और जब जब ग्लूकोज जलेगा, जब जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो ब्लड में मिलेगी, ब्लड की आरबीसी में मिलेगी, आरबीसी उसको लाएंगे आपके फेफड़ों तक, और फेफड़े उसको निकाल देंगे फिर बाहर। तो ऐसे आरबीसी का काम क्या होता है प्यारे दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाओं का काम क्या होता है कि शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाना और ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड लाना। ये काम हो जाते हैं किसके? आरबीसी के। अब आरबीसी का एक और काम है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो बताओगे कि आरबीसी हेमोग्लोबिन का वहन करती हैं। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो आरबीसी हेमोग्लोबिन का वहन करती हैं। वहन का मतलब कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन आता है कि हेमोग्लोबिन कहाँ होता है? आप कहोगे हमारे ब्लड में होता है। भैया ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं, ब्लड में तो प्लाज्मा भी है, ब्लड में तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। हेमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? जैसे कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप कहोगे हम तो भारत में रहते हैं। भैया भारत तो बहुत बड़ा है, भारत में कहाँ रहते हो? तुम कहोगे हम तो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। भैया ग्रेटर नोएडा भी बहुत बड़ा है, ग्रेटर नोएडा में कहाँ रहते हो? तो तुम कहोगे हम तो परी चौक पे रहते हैं ग्रेटर नोएडा में। तो वैसे ही जो ब्लड है वो आपके रक्त, जो हेमोग्लोबिन है वो आपके ब्लड में रहता है। ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं, हेमोग्लोबिन का पता बताओ, हेमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? अगर हमें हेमोग्लोबिन से मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहोगे मैम आरबीसी में जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बना है कि हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में। तो आरबीसी हेमोग्लोबिन का वहन करती हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे आरबीसीज कैरी हेमोग्लोबिन। तो ये हेमोग्लोबिन को कैरी करती हैं। अब आता है मुद्दा हेमोग्लोबिन का कि मैम ये हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन, एक बच्चा कह रहा है आरबीसी का आकार कितना होता है? बेटा जब हम आरबीसी के आकार की बात करते हैं तो आरबीसी आपके शरीर में जो होती हैं इनके अगर साइज की बात करते हैं, आरबीसी के अगर साइज की बात करते हैं, एक डाउट है बच्चे का, क्लियर कर देती हूँ। आरबीसी का जो आकार होता है वो 7.5 माइक्रोन के आसपास होता है, ठीक है। तो आरबीसी का जो साइज होता है वो 7.5 माइक्रोमीटर होता है, ये भी आप याद रखो।
ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। मैम लीवर कहाँ पाया जाता है? बेटा समझना, देखो मेरी ये बॉडी है, मैं अभी खड़ी हूँ, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो बेटा लेफ्ट साइड में तो स्प्लीन है, प्लीहा है, और मैम राइट, ये लेफ्ट साइड में तो क्या है? स्प्लीन यानी प्लीहा, और मैम राइट साइड में है लीवर। तो आपकी पसलियों के ठीक नीचे होता है लीवर, ठीक है। तो लीवर आपके शरीर में दाईं ओर होता है, राइट साइड होता है, ठीक है। अब आ जाओ हेमोग्लोबिन की बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है हेमोग्लोबिन कहाँ बनता है? बेटा आरबीसी में बनता है हेमोग्लोबिन। तो आओ हेडिंग डालते हैं अब हम लोग हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं हेमोग्लोबिन। तो चलिए बात करते हैं हेमोग्लोबिन। सबसे पहले हेमोग्लोबिन होता क्या है मैडम? हेमोग्लोबिन होता क्या है? क्या कोई बच्चा क्लास में बताएगा व्हाट इज हेमोग्लोबिन? बेटा आपने नाम जरूर सुना है, बट मैम ये क्या होता है हेमोग्लोबिन? तो हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है प्यारे बच्चा, है ना। हाँ अभी सारे काम पढ़ेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में। मैम घोड़े में खून से एंटीवेनम बन सकता है, क्या है सच है? हाँ बेटा, बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में एलिमेंट होते हैं जिनसे एंटीवेनम बन सकता है। एंटीवेनम होता है जहर को खत्म करने वाला एलिमेंट, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से हेमोग्लोबिन की जब हम लोग बात करेंगे तो यह एक पिगमेंट है, याद रखना, यह एक वर्णक है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है? वर्णक है। तो बेटा रक्त काफी बड़ा चैप्टर है और इसको डिटेल में पढ़ोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यह एक वर्णक है, इट इज अ पिगमेंट। कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि जो हमारे रक्त में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन, ये एक पिगमेंट है। मैम पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट वो हैं जो किसी चीज को रंग देते हैं, कलर देते हैं। अब आपको पता है आपके खून का रंग लाल होता है, लाल क्यों होता है? आरबीसी के कारण। आरबीसी में क्या है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन आरबीसी में है और आरबीसी लाल है और सबसे ज्यादा है, इसीलिए पूरा का पूरा ब्लड आपको रेड दिखाई देता है। तो ये एक पिगमेंट है बेटा। जैसे हम होली वाले दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं, वही होली है तो मैंने तुम्हें नीला रंग लगा दिया तो तुम नीले हो गए, मैंने तुम्हें काला रंग लगा दिया तो तुम काले हो गए, मैंने तुम्हें गुलाबी रंग लगा दिया तो तुम गुलाबी हो गए। तो होली वाले दिन हम सब एक पिगमेंट बन जाते हैं, हम दूसरों को रंगने का काम करते हैं। सिमिलरली हेमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है, ये आपके खून को रंगने का काम करता है, ये आपके खून को लाल रंग देता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? पिगमेंट। तो बताओगे यह रक्त को लाल रंग देता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा कि रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है? तो हेमोग्लोबिन। तो ये क्या काम करता है दोस्तों? इट प्रोवाइड रेड कलर, इट प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड, रेड कलर टू ब्लड। तो हमारे ब्लड को ये रेड कलर देने का काम करता है। हो गई बात क्लियर? अब ये खत्म। मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था जब हमारे डेमो चल रहे थे कि रक्त को लाल रंग कौन देता है, तो आपने बताया था हेमोग्लोबिन। तो अब आ गया ना समझ में कि हमारे खून का लाल रंग इसी की वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से। ये हेमोग्लोबिन कहाँ होता है? आपकी आरबीसी में होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि ये जो हेमोग्लोबिन है यह दो पदार्थों से मिलकर बना है। बेटा हेमोग्लोबिन दो पदार्थों से मिलकर बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो यह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, इट इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, यानी कि ये दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, दो पदार्थों से मिलकर बना है बेटा हेमोग्लोबिन। अब आपको पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से दो पदार्थ मिलकर हेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों हेमोग्लोबिन दो पदार्थों से मिलकर बना है, ठीक है। क्लियर? हाँ, इस हीमोग्लोबिन इज अ विटामिन? नहीं बेटा, हेमोग्लोबिन कोई विटामिन नहीं है, ये एक पिगमेंट होता है, यानी कि एक वर्णक है। वर्णक बोले तो कलर देने का काम करता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। हड्डियां किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी है? ओस्टियोसाइट सेल, ओस्टियोसाइट सेल बनाती है हड्डियों को। जब हड्डी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां बताएंगे आपको, ठीक है। रेड ब्लड रेड ही क्यों होता है मैम? ब्लू या येलो क्यों नहीं? इसलिए रेड होता है क्योंकि आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन है, ये रेड कलर देने का काम करता है। क्यों देता है रेड कलर? अभी वही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हेमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, एक इसके अंदर होता है बेटा हेम,
एक इसमें पाया जाता है दोस्तों हेम, ठीक है, और एक इसके अंदर होता है ग्लोबिन, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है हेम ग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेम और ग्लोबिन। अच्छा मैम हेम क्या होता है, ये पूछ ले हमसे कि हेमोग्लोबिन में हेम क्या है। तो बेटा हेम का मतलब होता है आयरन यानी कि लोहा। हेम का मतलब होता है आयरन यानी कि लोहा। अब आपने कई बार सुना होगा कि जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो डॉक्टर आयरन की गोलियां खाने को देता है। डॉक्टर कहता है तुम में खून की कमी है, लो ये आयरन की गोलियां खाओ। या हरी सब्जियां खाने को कहता है, डॉक्टर कहता है पालक खाओ, हरी फल और सब्जियां खाओ, ठीक है। तो मैम इनको क्यों देता है डॉक्टर खाने को, क्योंकि आपके शरीर में खून कम होने का मतलब हेमोग्लोबिन कम होना, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन ही आपकी आरबीसी में है और आरबीसी की वजह से आपका पूरा रंग जो है खून का वो लाल होता है। तो खून की कमी होने का मतलब हेमोग्लोबिन का कम होना भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके शरीर में लोहा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आयरन ही आपके हेमोग्लोबिन को बनाता है। तो हेमोग्लोबिन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेम होता है, हेम का मतलब होता है लोहा यानी आयरन। पेपर में आता है कि कौन सी धातु हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए ज़रूरी होती है, विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बताते हो हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए हमें लोहा चाहिए, आयरन चाहिए। अब ऐसा नहीं है आप कहीं भी लोहा खाना शुरू कर दो, कहीं लोहे की दीवारें बनी है तो उनको खाने लग जाओ, मुझमें तो आयरन कम है लोहा खा जाऊं, ऐसे नहीं खा सकते। आप इस लोहे को ले सकते हो फल सब्जी या किसी पोषक पदार्थ के रूप में। ऐसा नहीं है कि आप कच्चा लोहा खाने लगोगे तो आपको आयरन मिल जाएगा, ठीक है। या आपको पालक से मिलेगा, गुड़ से मिलेगा, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा, उन सब चीज़ों से मिलता है आयरन। अनार में होगा, सेब में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबिन की कि मैम ये ग्लोबिन क्या होता है। तो ये ग्लोबिन एक प्रोटीन है बेटा, ये ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आपको आया हुआ है कि हेमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो हेमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी आप याद रखोगे। तो इस प्रकार हेमोग्लोबिन दो रूपों में बना, दो रूपों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है, हेम और ग्लोबिन। अच्छा मैम ये हेम यानी ये लोहा ये किस रंग का होता है। तो दोस्तों ये लाल रंग का है। ये हेमोग्लोबिन में जो लोहा होता है, आयरन जो होता है, ये लाल रंग का होता है। अच्छा मैम ये ग्लोबिन जो प्रोटीन है ये भी कैसी होती है, ये भी लाल है प्यारे बच्चा। ये प्रोटीन भी कैसी है, रेड है। तो इसीलिए आपका हेमोग्लोबिन भी रेड हो जाता है। और ये आरबीसी में होता है तो आरबीसी रेड हो जाती है, और आरबीसी आपके खून में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए पूरा का पूरा खून ही लाल नज़र आने लगता है, लाल आपको नज़र आने लगता है। नोएडा में जाता हूँ तो आप सब मिलेंगे बेटा, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा, अगर सेंटर ग्रेटर नोएडा में जाता है तो बिल्कुल मिलेंगे। नॉलेज पार्क में हमारा सेंटर है, आप आ सकते हो, ठीक है। चलो तो ये आपको समझ में आया हेमोग्लोबिन के बारे में। अब बात करते हैं कि मैम हेमोग्लोबिन जो होता है, इस हेमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है, ये भी पेपर में आता है ना, अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन। जैसा कि आपने अभी कहा कि ये हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो जाता है ना, तो मैम ये कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, है ना। हेमोग्लोबिन की मात्रा आपको पूछेगा, हेमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है। हेमोग्लोबिन की मात्रा आपको पेपर में पूछ कि भाई हेमोग्लोबिन जो होता है इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है। तो हेमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो ये अलग अलग पूछी जाती है। ये बॉयज़ में कितनी होती है ये पूछता है, लड़कों के खून में हेमोग्लोबिन कितना होता है ये आपको पूछेगा, और गर्ल्स जो होती हैं उनके शरीर में हेमोग्लोबिन कितना होता है। तो लड़कों और लड़कियों के शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा पूछी जाती है, ठीक है ना। तो जब हम लोग बात करते हैं बॉयज़ के शरीर में हेमोग्लोबिन कितना होता है, तो आप बताते हो कि 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है लड़कों के खून। तो लड़कों के खून के अंदर अगर हम हेमोग्लोबिन का प्रतिशत निकालें तो 14 से 17 ग्राम डेसीलीटर होगा। समझ में आ गई, ये वैल्यू आती है पेपर में। और अगर लड़कियों की बात करें तो भाई इनके शरीर में हेमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था लड़कियों में खून भी कम होता है, लड़कों की तुलना में लड़कियों के शरीर में खून भी कम होता है भाई। तो कितना होता है लड़कियों में, 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करा रहे हो, अगर आप अपने रुधिर की जांच करा रहे हो और आपने अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट कराया है, तो लड़कों में अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल है, बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। इससे ज़्यादा है तो खतरा है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए हेमोग्लोबिन,
और इससे बहुत ज्यादा कम है तो तब भी खतरा है। वहीं लड़कियों के अंदर अगर देखें तो इतनी वैल्यू आ रही है तो सही है, इससे कम है तो चिंता की बात है, और इससे बहुत ज्यादा हो रहा है तब भी दिक्कत है। ठीक है, क्लियर? तो ये कितना होता है, तो लड़कों में इतना और लड़कियों में इतना होता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब मैडम हेमोग्लोबिन की अब हम अलग से एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि हेमोग्लोबिन के बारे में भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि ये हेमोग्लोबिन आरबीसी में क्या करता है। यानी अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। वैसे तो मैं एक काम इसका आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, आपके ब्लड को रेड करता है, लेकिन वास्तव में लाल रंग देने के साथ साथ ये और क्या करता है आपके ब्लड के अंदर, आइए अब इनको जानते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन के फंक्शन। तो अब हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अब हम हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ हेमोग्लोबिन। दोस्तों जो हेमोग्लोबिन होता है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन के कार्य। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है इसके काम क्या क्या होते हैं, अब ये पढ़ते हैं दोस्त। हेमोग्लोबिन के कार्य क्या क्या होते हैं अब हम ये पढ़ते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं हेमोग्लोबिन के फंक्शंस की तो बेटा याद रखना सबसे पहला यह है आरबीसी में, यह आरबीसी में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम करता है। तो आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि हमारे रक्त में कौन है जो आरबीसी में हेमोग्लोबिन मतलब जो आरबीसी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का कार्य करता है, तो वो यही है बेटा हेमोग्लोबिन। अब ये भी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको कहा था कि हमारी जो आरबीसी होती हैं इनका क्या काम है कि ऑक्सीजन को पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फेफड़ों तक लाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ऐसा आरबीसी में क्या है तो आरबीसी ही ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को वहन कर रही है, इनका ट्रांसपोर्टेशन कर रही है। डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं करती ये काम, प्लेटलेट क्यों नहीं करती ये काम, हमारी जो प्लाज्मा है रक्त में वो क्यों नहीं करता ये काम, डब्ल्यूबीसी ने ही ठेका, आरबीसी ने ही क्यों ठेका ले रखा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का। तो आप कहोगे इसका कारण ये है क्योंकि आरबीसी के अंदर मिलता है हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है दोस्तों, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जब ज्यादा और कम से क्या होता है बेटा, ज्यादा से ब्लड गाढ़ा हो जाता है। किसी के ब्लड में अगर ज्यादा हेमोग्लोबिन आ रहा है तो उसका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और आपकी धमनियों में शिराओं में बढ़ेगा नहीं, गाढ़ा हो जाएगा, जिससे हार्ट डिजीज हो सकती हैं, दिल के रोग हो सकते हैं बेटा। और कम होने से एनीमिया हो जाएगा, कम होने से खून की कमी हो जाएगी, कमजोर हो जाओगे, बीमार पड़ोगे जल्दी जल्दी, ये हो सकता है। ठीक है, क्लियर? चलो तो अब हम लोग बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये आरबीसी में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम करता है। अब देखो यहाँ दो गैसेस आपको दिखाई दे रही है, एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हेमोग्लोबिन इन दोनों गैसों को ही जोड़ता है अपने साथ, तो हम कहेंगे नहीं। और फिर मैम और कौन कौन सी गैस हैं जो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ सकती हैं, ये क्वेश्चन आता है। 3 गैसें अभी बताऊंगी, पहले इसको लिख लीजिए। तो आप लोग बताओगे इट जॉइंट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी। तो आरबीसी से क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम करता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब मैम हेमोग्लोबिन कौन कौन सी गैसों के साथ जुड़ सकता है, तो अब हम बात करेंगे हेमोग्लोबिन की बंधुता। ये पेपर में पूछा जाता है, हेमोग्लोबिन की बंधुता बेटा, ये पेपर में आता है आपको। बंधुता मतलब बाइंडिंग, है ना। हेमोग्लोबिन किस किस के साथ बॉन्डिंग करता है, तो बॉन्डिंग ऑफ हेमोग्लोबिन। बेटा ये जो हेमोग्लोबिन है इसको शॉर्ट में हम HB भी लिखते हैं, हेमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में HB लिखते हैं। तो हेमोग्लोबिन की दोस्ती किस किस के साथ है बताओ, सब अपने अपने दोस्तों के नाम बताओ भाई, नाम मत बताओ, ये बताओ तुम्हारे जीवन में कितने बेस्ट दोस्त हैं, आपके लाइफ में कितनी बेस्ट फ्रेंड है। जैसे मैं बताऊं मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड है भाई, मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड है, एक का नाम है रितु और एक का नाम है गुड्डी। तो मेरे लाइफ में मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड बनी है, एक गुड्डी है और एक रितु है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मैं क्लोज हूँ उनके साथ हूँ।
बाकी आप भी देखते हो कि आपके भी लाइफ में बहुत सारे दोस्त होंगे, किसी के 2 दोस्त होंगे क्लोज, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी का पूरा सर्कल होगा, किसी के 0 भी है, कोई नहीं है। दोस्त होने चाहिए बेटा, जिंदगी में दोस्त होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि हमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है और अपने मन के विचार, हंसी खुशी, गम, ये सारी कंडीशंस हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वास्तव में दोस्त होने चाहिए, चाहे 1 हो या 2 हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो हेमोग्लोबिन के कितने दोस्त हैं ये बताओ। हेमोग्लोबिन की बॉन्डिंग किस किस के साथ बढ़िया है? तो हेमोग्लोबिन की बॉन्डिंग 3 गैसों के साथ होती है बेटा, यानी इस हेमोग्लोबिन की दोस्त हैं 3 गैसेस। मैम कौन सी सबसे बढ़िया है, कौन सी कम दोस्त है इसकी, ये भी पूछा जाता है। यानी नंबर 1 पर अगर हम लोग बात करें, हेमोग्लोबिन की जो सबसे बढ़िया दोस्त है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हेमोग्लोबिन किस गैस के साथ सबसे ज्यादा बॉन्डिंग दिखाता है, सबसे ज्यादा बंधुता, तो बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, ये हेमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा बॉन्डिंग दिखाती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइलेंट किलर भी बोलते हैं बेटा इसको। दम घोटने वाली गैस, हाँ दम घोट देती, सोते सोते ही मार देगी तुम्हें, साइलेंट किलर है, एकदम बढ़िया शांति वाली मौत मिलती है इससे। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ सबसे जल्दी जुड़ती है बेटा। तो हेमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा बंधुता किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि सबसे अधिक बंधुता किसके साथ होती है, तो सबसे अधिक बंधुता इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, ठीक है। मोस्ट बाइंडिंग, तो सबसे ज्यादा जो इसकी बाइंडिंग या बॉन्डिंग है वो किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन किस गैस के साथ सबसे ज्यादा सबसे जल्दी बाउंड करेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भाई मैं अपने घर में हूँ, अब मैं अपने घर में बैठी हूँ, सामने एक अंगीठी जल रही है, मैंने कमरे वमरे खिड़की विड़की सब बंद कर रखी है और ताप रही हूँ मजे से। अब सर्दियाँ आएंगी, अंगीठी जलाकर बैठोगे गर्माहट के लिए, तो जब कोई अंगीठी जलती है, जब कोई ईंधन जलता है, तो उससे भी निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब जब मैं वहां पर सांस ले रही हूँ, कमरे में खिड़की दरवाजे सब बंद है, तो उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे सांस के साथ अंदर जाने लगती है। मैंने ऐसे सांस लिया, है ना, अब सांस लिया तो ये क्या होगी प्यारे बच्चा? इसीलिए मैम कमरे में बंद, हाँ इसीलिए मौत हो जाती है। तो बेटा जब सांस लिया तो सांस के साथ यही गई अंदर, और अंदर तो हेमोग्लोबिन बैठा है, उसकी तो ये सबसे अच्छी दोस्त है। हेमोग्लोबिन तो ताक में रहता है कि कब कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, कब मैं उसके साथ बातें करूंगा, कब मैं उसके साथ अपने दिल की बतलाऊंगा, तो मतलब सबसे अच्छी दोस्त है हेमोग्लोबिन की ये। अब जैसे ही तुमने सांस लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर पहुंची, अंदर बैठा है आरबीसी में हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन खुश हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा दोस्त, मेरी प्यारी सहेली, वो आ गई। आ गई तो कार्बन हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई। अब जुड़ गई तो बनेगा एक विषैला पदार्थ आपके शरीर में, कार्बोक्सी एमीन बन जाएगा। अब ये आपकी कोशिकाओं में जब जाएगा तो आपकी कोशिकाएं मरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी कोशिकाओं को तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बदले कौन पहुंच रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच रहा है। तो आपकी कोशिकाओं की जो ऊतक हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगेंगे, आपका लीवर किडनी काम करना बंद कर देंगे, और आपका मजे से बेहोशी में ही आपकी मौत हो जाए। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, साइलेंट किलर है ये, साइलेंट किलर, ठीक है। तो ये दम घोट देती है और मृत्यु हो जाती है। तुमने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, सर्दियों में ये केस आते हैं कि गांव में 2 बाप और बेटे की मृत्यु, मतलब अंगीठी जलाकर वो क्या कर रहे थे, हाथ ताप रहे थे, और सुबह जब देखा तो दोनों मृत पाए गए। तो उनके मृत होने का कारण यही था कि अंगीठी जलाकर वो सो गए मजे से, सोते सोते अंगीठी जल रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही थी, वो सांस के साथ अंदर जा रही थी, अंदर जाकर ब्लड में घुल गई और ब्लड में टॉक्सिन बना और उनकी मृत्यु सोते सोते। तो ये कारण होता है प्यारे बच्चा, ठीक है, समझ में आ गई बात? ये कारण होता है, क्लियर है ना। ये दोस्त ठीक नहीं है मैम, हाँ ये दोस्त ठीक नहीं है। अब आ जाओ, हेमोग्लोबिन दूसरा दोस्त किसको बनाता है? तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद दूसरे नंबर पर इसकी तो दोस्ती होती है वो ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो सभी जानते हो भाई, इसको तो प्यारी सी गैस है, ऑक्सीजन हमें जरूरी है। सुबह सुबह ठंडी हवा में बैठते हैं,
सांस लेते हैं, योगा करते हैं, ऑक्सीजन शरीर में जाती है बेटा। तो ये तो अच्छा है, जितनी अच्छी ऑक्सीजन होगी आपकी बॉडी में ऑर्गन खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो ग्लूकोज को जलाने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। आपकी कोशिकाएं मुस्कुराएंगी, ऑक्सीजन आ गई है, अब हम मज़े से ग्लूकोज को जलाएंगे, मज़े से अपने शरीर के अंदर हम अच्छे से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएंगे। तो मतलब ये तो बहुत अच्छा है। तो दूसरे नंबर पर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है। अब मैम इसकी दोस्ती सबसे कम किसके साथ है? तो सबसे कम इसकी दोस्ती होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसके साथ मेरे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ज़्यादा और कम यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हेमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और सबसे कम जो इसकी बॉन्डिंग है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन बीच में है, ना कम ना ज़्यादा। तो सबसे कम बंधुता ये किसके साथ दिखाता है? सबसे कम बंधुता है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, लेस बॉन्डिंग। तो ये सबसे कम बॉन्डिंग जो दिखाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दिखाता है। अभी तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? बताओ, पॉइंट समझ में आए भाई? तो ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना वैसे वैसे सिमिलरली चीजें बताती चल रही हूँ। ठीक है, तो भाई ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये 3 गैसेस के साथ मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे ज़्यादा इसी के साथ मिलता है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, ना कम ना ज़्यादा, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिलता है। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि मैम ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन जब आपकी आरबीसी में पाया जाता है तो इस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन कौन सी चेन, कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं तो इसके अंदर काम करती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये आपकी आरबीसी है और ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में एक ग्रुप होता है हेम ग्रुप जो कि लोहे को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर ग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है। ये ग्लोबिन प्रोटीन क्या काम, कैसी होती है? रेड कलर की होती है। तो ये दोनों ही रेड है, इसीलिए ये आपके ब्लड को भी रेड बना देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हेमोग्लोबिन जो होता है, इस हेमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के या कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं बेटा? तो हेमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में HB लिखते हैं। ठीक है, अब इस हेमोग्लोबिन के साथ, एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं बेटा। 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के अणु जोड़ता है ये, के अणु जुड़ सकते हैं। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं कि मैम हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो होगा, एक हेमोग्लोबिन जो है ये अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ सकता है? तो 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं एक हेमोग्लोबिन से। ठीक है, तो आप बताते हो जॉइंट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल जुड़ते हैं? 4 जुड़ते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आप लोग बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो मैं आपको बताकर चलती हूँ कि मान लीजिए ये एक हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, और इसके साथ देखो कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ऑक्सीजन के? 4 मॉलिक्यूल। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? 4 जुड़ते हैं। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें आपको 2 तरीके की चेन पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में कितने तरीके की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो जब हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आपको 2 तरीके की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। हेमोग्लोबिन में 2 तरीके की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, 2 तरीके की चेन पाई जाती हैं हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन हैव 2 टाइप्स ऑफ चेन। अच्छा मैम ये चेन कैसी होती है? तो एक होती है बीटा चेन और एक होती है अल्फा चेन। तो हेमोग्लोबिन के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पर 2 तरीके की चेन आपको मिलती हैं। अल्फा श्रृंखला पाई जाती है हेमोग्लोबिन में, और मैम बीटा श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन और बीटा चेन पाई जाती हैं। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन बना है कि हेमोग्लोबिन में पाई जाने वाली श्रृंखलाएं कौन सी? तो हेमोग्लोबिन के अंदर 2 श्रृंखला पाई जाती हैं, एक होती है अल्फा श्रृंखला और एक बीटा। अच्छा, अल्फा श्रृंखलाएं कितनी होती हैं ये पूछ लेगा, बीटा श्रृंखलाएं कितनी होती हैं ये पूछ लेगा।
तो 2 अल्फा चेन होती है और मैडम 2 ही बीटा चेन होती है। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी चाहिए, साथ में 2 तरीके की चेन, अल्फा और बीटा चेन। तो एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितनी अल्फा चेन होती है, कितनी बीटा चेन होती हैं, ये क्वेश्चन बना है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताते हो कि एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 बीटा अल्फा चेन चाहिए, 2 बीटा चेन चाहिए। कैसे? लाइक देखो यहाँ पर ये आरबीसी है और ये आरबीसी में हेमोग्लोबिन है। अब इसी हेमोग्लोबिन में देखो 2 आपको दिख रही है यहाँ पर बीटा चेन, देखो ये रही बीटा चेन, एक बीटा चेन ये रही, एक बीटा चेन ये रही। तो 2 तो बीटा चेन है और मैम 2 ही अल्फा चेन है, एक अल्फा चेन ये रही, एक अल्फा चेन ये रही। तो इन बीटा चेन और अल्फा चेन को जोड़ने का काम करता है आयरन। देखो ये रहा बीच बीच में आयरन। तो आयरन का क्या काम होता है? ये अल्फा चेन और बीटा चेन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को 2 चेन जोड़ती हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। क्लियर? बात समझ में आई आप सभी बच्चों को? फटाफट से बताओ, क्लियर है ना? हाँ जी, KM मीना आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास। रंग अलग अलग क्यों है? बस इनको अलग अलग दर्शाया गया है, बाकी रंगों से कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, ये आपको याद रखना है हेमोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? जी मैम, जी मैम, वॉइस तो आनी चाहिए, सब कुछ चीजें सही चल रही हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और इतनी चीजें आपको यहाँ से आरबीसी से और आपके हेमोग्लोबिन से याद रखनी। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं किसकी तरफ? WBC की। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे WBC को। WBC जिनको हम लोग कहते हैं वाइट ब्लड सेल, जिनको हम लोग क्या कहेंगे भाई? वाइट ब्लड सेल। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, सफेद रक्त कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। सफेद रक्त कोशिका, तो जब हम लोग बात करते हैं हमारी सफेद रक्त कोशिका की, तो ये जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं WBC, RBC, तो इसमें हमने RBC को कंप्लीट कर लिया। अब बात कर रहे हैं WBC की। ठीक है, साउंड नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता है साउंड नहीं आ रही है, साउंड तो आ रही है प्यारे बच्चा, साउंड तो आ रही है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। तो भाई इनका भी सबसे पहला पॉइंट आपको वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, इनका भी आपको वैज्ञानिक नाम आएगा एग्जामिनेशन, साइंटिफिक नेम। ठीक है, इनका भी साइंटिफिक नेम आपको एग्जामिनेशन में आएगा। तो आप बताते हो ल्यूकोसाइट, भाई इनका नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। WBC को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। तो कौन सी रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट के नाम से जानी जाती हैं? तो ल्यूकोसाइट हम कहते हैं WBC। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखो ल्यूको का मतलब होता है सफेद, ल्यूको का मतलब क्या होता है दोस्तों? सफेद। जैसे एरिथ्रो का मतलब लाल होता था और साइट का मतलब होता है कोशिका, तो इसीलिए इनका वैज्ञानिक नाम पड़ जाता है वाइट सेल, यानी कि इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग वाइट सेल, यानी ये रक्त में पाई जाती है, तो वाइट ब्लड सेल इनको कह दिया जाता है। वॉइस में क्या दिक्कत हो रही है भाई? बताओ जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक हीटर से, आजकल हीटर भी ऐसे आ रहे हैं जिनसे कार्बन मोनोक्साइड निकलती है, इसीलिए हीटर को जब भी जलाएं खिड़की दरवाजों को खोलकर जलाएं। ऐसा नहीं है कि खिड़की दरवाजे बंद कर लिए जाएं। जब भी आप कभी भी हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हो ठंडों में, तो बेटा खिड़की दरवाजों को खोला जाए, वेंटिलेशन दिया जाए, वेंटिलेशन दिया जाए बेटा। आवाज में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? आवाज तो आनी चाहिए, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है क्या? जल्दी बताओ, वॉइस क्लियर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? फटाफट से बताएंगे, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज बिल्कुल सही है। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो यहां से आप लोगों ने देखा कि इनको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि मैम इनका अमाउंट कितना होता है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ बता रही हूँ,
इनका अमाउंट, क्योंकि इनकी जो संख्या है आपके शरीर में सबसे कम होती है। तो जब हम लोग इनके अमाउंट की बात करते हैं तो वो भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो भाई दूसरा पॉइंट इनके बारे में कि इनकी मात्रा कितनी होती है, WBC की मात्रा। तो WBC आपके शरीर में सबसे कम होती है। WBC की मात्रा की बात करते हैं तो ये 8 से 10,000 ही होती हैं आपके शरीर में। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8 to 10,000 होती है ये ओनली। 8 to 10,000 मतलब इनकी संख्या 8 से 10,000 होती है केवल। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि मैम ये जो WBC होती है ये अगर हम इनकी बात करें शेप की तो ये कैसी दिखती हैं बेटा। इनकी आकृति की जब हम लोग बात करते हैं तो इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी शेप कैसी होती है। तो ये बेटा आप बताओगे कि इनकी कोई आकृति नहीं होती। मतलब जैसे हमने बात करी थी RBC की, RBC बाय कॉनकेव थी, उभय उत्तल थी, लेकिन ये कोई शेप इनकी नहीं होती। तो ये होती है अनिश्चिताकार, इनको हम लोग अनिश्चित आकार की कहते हैं। तो ये अनिश्चिताकार होती हैं प्यारे दोस्तों, इनकी कोई शेप नहीं होती, इर्रेगुलर होती हैं ये, इर्रेगुलर। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दीज आर इर्रेगुलर, अनिश्चिताकार हैं, कोई शेप नहीं है। या इनकी तुलना हम लोग अमीबा से करते हैं, तो या आप लोग बताते हो अमीबा लाइक, या ये कैसी होती हैं दोस्तों, अमीबा के समान होती हैं, अमीबा लाइक। ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में कौन सी रक्त कोशिका अमीबा के समान होती हैं, तो आप कहते हो WBC। ये अमीबा के समान होती हैं बेटा। अमीबा जानते हो, अमीबा एक परजीव, एक प्रोटोजोआ है। अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है प्यारे दोस्ता, ठीक है। अमीबा कैसा होता है, एक प्रोटोजोआ है, लाइक दिस। ये अमीबा ना अपनी शेप को चेंज करता रहता है, देखो ये है अमीबा। इस अमीबा की कोई शेप नहीं होती बेटा। ये अभी आपको ऐसा दिख रहा है, अभी इसको थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो इसकी शेप बदल जाएगी। तो मतलब ये अमीबा अपनी शेप को चेंज करता रहता है। सिमिलरली आपकी जो WBC है वो भी अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं। WBC की जो शेप होती है वो भी प्यारे दोस्तों चेंज होती रहती है, देखो अलग अलग, कभी ऐसी कभी ऐसी कभी ऐसी कभी ऐसी। तो मतलब इनकी भी शेप चेंज होती रहती है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर बेटा जो आपका डाउट सेक्शन, जो आपका डाउट ग्रुप ओपन होता है वो रात 8 बजे से 10 के बीच में ओपन होता है बेटा। और 1 घंटे में आप एक ही मैसेज कर सकते हो, 1 घंटे में आप एक ही मैसेज कर सकते हो बेटा, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर 1 घंटे में एक ही मैसेज आप कर सकते हो। चलो, तो WBCs ऐसी होती हैं बेटा, इनकी कोई शेप नहीं होती, इर्रेगुलर होती हैं साइज के अंदर, क्लियर। अब हम आगे बात करें कि मैम ये जो WBCs होती हैं इनके बारे में आप हमें बताएं कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है, WBC का निर्माण कहाँ पर होता है, WBC का फॉर्मेशन। तो जब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ WBC की, WBC जो होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताते हो इनका निर्माण होता है येलो बोन मैरो में। कहाँ, येलो बोन मैरो के अंदर, ठीक है। येलो बोन मैरो में इनका निर्माण होता है, यानी पीला अस्थि मज्जा। तो पीला अस्थि मज्जा जो होता है उनमें इनका निर्माण होता है। अच्छा मैम, लाल अस्थि मज्जा में तो लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, और पीला अस्थि मज्जा जो होता है इसमें पीली कोशिकाएं यानी कि या वाइट ब्लड सेल बनती हैं आप लोगों को। तो जब आप अपनी हड्डियों को देखते हो तो आपकी हड्डियां आपको कुछ इस तरीके से नजर आती हैं। तो जब आप देखोगे यहाँ पर ये वाला एरिया, ये होता है लाल अस्थि मज्जा। यहाँ पर आपका रेड बोन मैरो बनता है, यहाँ है रेड बोन मैरो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की RBC बनती है बेटा, यहाँ तो RBC बनेगी रेड बोन मैरो में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बीच वाले एरिया को देखते हैं, यहाँ पर ये होता है बेटा येलो बोन मैरो, ये होता है आपका येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर क्या होती हैं बेटा, यहाँ पर आपकी बन रही होती हैं W, इसी को कहते हैं पीला अस्थि मज्जा। तो पीले अस्थि मज्जा में क्या होता है, यहाँ पर हमारी WBC बनती है। तो यही वो जगह है जहाँ WBC का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। हाँ, तो ये पीले अस्थि मज्जा में बनती है WBC, यानी यहाँ बीच में, क्लियर। अब बात करते हैं कि मैम ये जो हमारी WBCs होती हैं इनसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, WBC की डेथ कहाँ पर होती है, WBC डेथ,
यानी कि ये कहाँ पर मरती हैं बेटा? तो WBC की मृत्यु की बात करते हैं जब हम लोग, तो मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ कि RBC कहाँ पर मर रही थी। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ RBC की मृत्यु कहाँ हो रही थी। तो आप कहोगे कि RBC की जो मृत्यु हो रही थी वो हो रही थी आपके स्प्लीन में, यानी कि प्लीहा में, जबकि WBC की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है बेटा। कहाँ हो जाती है? रक्त में, यानी कि इन ब्लड, ये रक्त में ही मरती रहती हैं। इनको मरने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये रक्त में ही मरती रहती हैं WBCs। ठीक है, तो WBC जो होती हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु है वो रक्त में ही होती है। अब अगला पॉइंट WBC के बारे में फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे बेटा, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे और कल की क्लास में प्लेटलेट के साथ या टाइप्स ऑफ WBC के साथ चीज़ों को शुरू करेंगे। ये जो WBC होती हैं, इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ मरती हैं? रक्त में मरती हैं। और मैम इनके कार्य की बात करें या इनके बारे में एक पॉइंट कि क्या इनमें केंद्रक होता है, तो बिल्कुल बेटा इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो आप लोग बताओगे ये ऐसी रक्त कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। मैम RBC में तो नहीं था केंद्रक, नहीं है। प्लेटलेट पढ़ोगे उनमें भी नहीं है, केवल WBC ऐसी हैं जिनमें केंद्रक होता है। तो ये इनमें केंद्रक पाया जाता है, हैव न्यूक्लियस। तो जब आप RBC को देखोगे तो इनके अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आएगा। और मैम ये WBC काम क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? तो बेटा इनका एक ही फंक्शन है, आपको रोगों से बचाती हैं। क्या काम करती हैं ये? आपको बीमारियों से बचाती हैं। तो ये प्रोवाइड करती हैं आपको इम्यूनिटी। इनका काम होता है प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी रोगों से बचाती हैं या रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं आप लोगों, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो ये आपको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। जिसकी WBC जितनी स्ट्रोंग होगी ना, वो बंदा उतना ही कम बीमार पड़ता है। जैसे कोरोना में जिसकी रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर थी उसको कोरोना हो गया बेटा, जिसकी रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर थी उसको कोरोना हो गया। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी ताकतवर थी उसको कोरोना हुआ तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया, है ना। तो मतलब आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं जो आपकी WBC होती है। और लास्ट पॉइंट कि मैम इनका जीवन काल कितना होता है, ये WBC का लाइफ स्पैन, जीवन काल। RBC का जीवन काल कितना था? RBC का जीवन काल कितना था? 120 डेज। RBC 120 दिन तक जिंदा रहती थी, लेकिन WBC का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। और बेटा कई बुक्स में जब आप पढ़ते हो या इंटरनेट पर जब आप देखते हो तो ये जीवन काल 11 से 20 दिन, 13 से 20 दिन ऐसे दिया होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको बताना है कि इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है बेटा, क्योंकि अगर आपके शरीर में RBC 13-13 दिन में जाकर बनेगी तो आपका एक एक जुकाम या आपके शरीर में जो घाव है वो 13-13 दिन में ठीक होगा। 13 दिन में कौन सा घाव ठीक होता है भाई? जैसे आज आपको एक नॉर्मल सी चोट लगी है, अगले दिन उस पर खुरंड जम जाता है, तीसरे दिन उस पर और खुरंड जमेगा, चौथे दिन उस पर और, तो मतलब 5-6 दिन बाद वो घाव आपका पूरी तरीके से नॉर्मल जो घाव होता है ठीक हो जाता है। तो उसको भी ठीक करने का काम आपकी WBC कर रही है। अगर किसी को जुकाम हुआ है 1-2 दिन में नॉर्मल सा जुकाम जो है वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है 15-15 दिन तक आप बुखार में बीमार पड़े, वहां पर और कोई कारण हो सकता है फिर। लेकिन नॉर्मली जब WBC की सामान्यतः जब बात करें तो इतने दिनों में आपकी WBC नई बन जाती है, पुरानी मर जाती है। ठीक है, तो 2 से 5 दिन आप बताकर चल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं आप कल की क्लास में आगे के पॉइंट के साथ। कल हम लोग बात करेंगे, हाँ मैम इनकी संख्या ज़्यादा हुई, तो इनकी संख्या कैसे ज़्यादा हुई बताओ? संख्या तो इनकी 8 से 10 हज़ार होती है और RBC आपके बॉडी के अंदर मिलियन में होती है, उनकी संख्या ज़्यादा है और उनका लाइफ स्पैन भी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहती हैं। इनकी संख्या कम है, ये मरती रहती हैं और फिर बनती रहती हैं, तो जितनी बनी उतनी फिर बनती रहती हैं, इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। WBC के टाइप्स हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो इनके टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो कल की क्लास में हम इनके प्रकार पढ़ रहे होंगे,
WBC के प्रकार। और कल की क्लास में हम लोग WBC को भी कंप्लीट कर लेंगे, प्लेटलेट्स को कंप्लीट कर लेंगे और ब्लड ग्रुप पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम ब्लड ग्रुप पर पहुंच चुके होंगे और मेरे ख्याल से परसों हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं सैटरडे में आपको इस चैप्टर की क्विज भी कराऊंगी यूट्यूब पर। सैटरडे में इस चैप्टर की क्विज भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हद से हद 2 दिन और हमारा ये टॉपिक चलेगा, लेकिन टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग WBC के टाइप पढ़ेंगे और WBC की संख्या आपके शरीर में अगर अधिक हो गई तो क्या दिक्कत होगी, WBC की संख्या आपके शरीर में कम हो गई तो क्या दिक्कत होगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।